हेलो गाइस, मेरा नाम सोहेल है और आज हम रिएक्ट करेंगे ध्रुव राठी के इस वीडियो पर जिसका नाम है इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस सिंगर जुबिन गर्ग। सो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। आसाम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबीन गर्ग का नाम हर गली नुक्कड़, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिसेज बंद हो गए, सरकार बाय द वे, जुबिन गर्ग इज़ द ये अपना फेमस इंडियन सिंगर है जिसने गाया था या अली रहम वाली, वो सॉन्ग याद है ना? तो उसके गायक अपने जुबिन जुबिन गर्ग, जिनको प्यार से जुबिन डावी बोलते हैं, तो उनकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। लॉट ऑफ पीपल वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, वो काफ़ी चाहने वाले थे उनके, इसीलिए इतना हंगामा हो रहा था। तो वैसे कोई सिंगर पे इतना ज़्यादा कोई रोड्स पे नहीं निकलते, लेकिन इनके बारे में ख़ास बात ये थी कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। जैसा कि अभी ध्रुव ने बोला, वो एक बागी थे। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रेबल, कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ रेबल, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स है जिनसे लोगों को दबाया जाता है, उस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ थे वो। उन्होंने उनके गानों में भी ये चीज़ बताई थी, इसीलिए काफ़ी लोगों के दिल के करीब थे ना। को 3 दिन की ऑफिशियल मोर्निंग अनाउंस करनी पड़ी और जब जुबीन की बॉडी आसाम पहुंची तो इसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar and the voice of a generation. और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आए थे, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप इतने सारे लोग, कोई कोई इससे पहले जो भी कोई भी अगर सिंगर गुजरा होता, कोई इतने सारे लोग नहीं आते। और एक चीज़ पता करनी है, जुबिन गर्ग की एज क्या थी? जुबिन गर्ग पास्ड अवे ऑन 19th September at the age of 52. So he was a rebel, he was a revolutionary. ये सिर्फ एक गायक नहीं थे, बहुत कुछ, बहुत लोगों के दिल के करीब थे ये। Zubeen Garg died in Singapore at the age 52. He died while swimming in the sea without a life jacket. तो ये कह रहे हैं कि तैरते समय सिंगापुर में उनकी मौत हुई। हाँ, तो उनकी डेथ के बारे में एक एसआईटी बिठाया गया था। जुबिन गर्ग डेथ प्रोब, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, असम पुलिस ऑन फ्राइडे रिपोर्टेडली अरेस्टेड 2 of the singer's पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये क्यों? Investigators uncovered suspicious financial transactions exceeding 1 crore to the PSO's बैंक अकाउंट। लोग कह रहे हैं ये नेचुरल डेथ नहीं थी, तो उसके बारे में देखते हैं। पर अभी तो ध्रुव राठी का देखते हैं क्या बोल रही है। आप आसाम से नहीं है तो आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों? आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा राज्य क्यों ठहर गया? इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। एग्जैक्टली। बात है अर्ली में एक अलग चीज की। जुबीन गर्ग ने एक ऐसे समय पर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा जब आसाम में एक अलग देश की मांग करने वाला संगठन अपनी पीक पर था। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, शॉर्ट फॉर्म उल्फा। आसामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन एक अलग देश की मांग के लिए हथियार उठा रही थी। उल्फा के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन बजरंग अभी खत्म ही हुआ था, जो अपने पीछे रिप्रेशन और एट्रोसिटीज की डरावनी कहानियां और आसाम के युवाओं में। बाय द वे, फुल डिस्क्लोजर, मैं इंडिया के साउथ साइड से हूँ, तो मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में अक्सर क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि जुबिन गर्ग एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है
मूवमेंट में, और उसी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे ध्रुव राठी भी बता रहे एक हैं। गहरी निराशा छोड़ गया था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में 1992 में जुबीन की पहली एल्बम अनामिका आती है। इन लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यार, निराशा और होप को लेकर उनकी मेलोडीज आसाम में चल रहे वायलेंस के बीच एक ताजी हवा की तरह थी। इनके गानों ने एक पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया। अनामिका आसाम की पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुई और जुबीन रातों रात एक स्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबीन एक के बाद एक हिट देते गए और पूरी तरीके से आसाम के लोगों की इमेजिनेशन पर छा गए। खास तौर पर युवाओं में इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। जुबीन के गाने आसाम की वादियों, खेतों और चाय के बागानों में गूंजने लगे। हर मौके के लिए जुबीन का एक गाना था और इन गानों ने लोगों को निराशा के बावजूद अपनी जमीन और अपने कल्चर से प्यार करने की वजह दी। कि म्यूजिक की रूट आसाम की जमीन, इसकी नदियां, इसकी फसलें और इसके कल्चर में थी। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी से जुबीन ने ऐसे वक्त पर गर्व के साथ आसामीज में गाना और बोलना आसान बनाया जब एस्पिरेशनल लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी। उनके गानों ने एक ऐसी जनरेशन को कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के प्रेशर्स का सामना कर रही थी। साल 2000 तक आते आते जुबीन ज्यादातर आसाम के लिए एक आइकन बन चुके थे। पूरे आसाम में बिलबोर्ड्स पर उनका चेहरा रहता था और उनके गाने हर जगह सुने जाते थे। हर साल अप्रैल में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबीन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती। इसी बीच जुबीन बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई भी पहुंचे और 2006 में गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने ने उन्हें देश भर में फेमस कर दिया। आसाम से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने क्रिश में दिल तू ही बता जैसे कई और हिट मी इंक्लूडेड गाने भी दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो बॉलीवुड में अपने करियर में अपनी पीक पर थे, तभी उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया और आसाम वापस आ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है। जुबीन ने कहा कि आसाम में वो एक राजा की तरह है और राजा को कभी भी अपना किंगडम छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहां तक की कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं और सिंगर्स तो आज भी ढेर सारे बहुत हैं जो काफी पॉपुलर हैं, तो जुबीन में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। जुबीन एक बागी भी थे, एक रेबल जो पावर में रहने वालों से हमेशा सवाल करते, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस। आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. I'm always a fighter. I'm not a politician. I'm a fighter. ये क्यूबा के मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी चे पता नहीं क्यों, लेकिन अगर जुबीन को बात करते हो, आप सुनते हो, तो बस एक स्माइल सी आ जाती है, खुशी होती है कि ये बंदा अलग था भाई। ये बंदा दूसरों की तरह नहीं था। ये लोगों के लिए लड़ता था। गुएवारा से बहुत इंस्पायर्ड थे। रेबल किससे? चे माई गोट। I've learned it from Che Guevara. ये एक आजाद ये पंछी की तरह हमेशा वही बोलते थे जो इनके मन में होता था। किसी से नहीं डरते थे, किसी भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन का विरोध करने से पीछे नहीं हटते और उन्हें सीधा चैलेंज करते थे। उन्होंने पब्लिकली बोला था कि आसाम के सारे मिनिस्टर्स और लीडर्स करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, they're corrupted. ये बात तो अभी भी सही है। अभी असम के सीएम, क्या है उनका नाम, बिस्वा, वो तो बंदा भाई, वो गॉन केस है बंदा, एकदम सटिया गया। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए। खुद को नास्तिक बताने वाले जुबीन का यह भी कहना था कि उनकी कोई जाति, कोई धर्म या कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ आजाद है। जन्म से रहे ब्राह्मण, जुबीन ओपनली कास्ट सिस्टम और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के हमेशा खिलाफ बोलते थे। कहा जाता है कि जब ये 12th क्लास में थे तभी इन्होंने अपना जनेऊ उतार दिया था और इसे अपने मच्छरदानी में धागे की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। इसी तरह मई 2018 में जब बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में भैंस की बलि दी तो जुबीन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देवी देवता जानवरों का खून नहीं मांगता, धर्म के नाम पर जानवरों की बलि रुकनी चाहिए। इन्होंने ये तक कहा कि अगर गोविंदा को मां कामाख्या देवी को खुश करना था तो उन्हें भैंस की नहीं बल्कि खुद की बलि देनी चाहिए थी। जुबीन को आसाम के कल्चर और आसामीज भाषा से बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी वो कोई शॉविनिस्ट नहीं थे। अप्रैल 2013 में उल्फा के एक फैक्शन ने आसाम के सिंगर्स को वार्निंग दी थी कि बिहू फेस्टिवल में हिंदी के गाने ना गाएं ताकि इंडियन कल्चर के नेगेटिव
इन्फ्लुएंस से दूर रहा जा सके और आसामीज कल्चर जिंदा रहे। इस वक्त जुबीन एकमात्र ऐसे सिंगर थे जो उल्फा के खिलाफ खड़े हुए। इन्होंने जवाब दिया, हु द हेल आर यू, आई डोंट केयर। उन्होंने कहा कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। उल्फा को चैलेंज करते हुए सीधा कहा कि ये कहने वाले कौन होते हैं कि हिंदी के गाने आसाम के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये एक आउटडेटेड और बिल्कुल बकवास सोच है। जुबीन नहीं माने और बिहू फेस्टिवल्स में हिंदी के गाने इन्होंने गाए तो उल्फा ने इन्हें गोली मारने की धमकी दी। अब इंडिया में दोस्तों ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज धमकी तो छोड़ो, छोटी सी बॉयकॉट की मांग से ही डर जाते हैं। और यहां जब जुबीन को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जान से मारने की धमकी दी, ये फिर भी इसके खिलाफ खड़े रहे। जब आसाम सरकार ने इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी तो पहले इन्होंने सिक्योरिटी लेने से ही मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये लोगों के बीच सिक्योरिटी कवर से ज्यादा सेफ है। इनकी इसी हिम्मत के कारण इनके विरोधियों को भी जुबीन पसंद आते थे। जुबीन के मुताबिक इसी उल्फा ने बाद में उनसे कहा था कि वो उनके भाई की तरह है और यही उल्फा आज उनकी मौत के बाद जुबीन को ट्रिब्यूट दे रहा है। इस तरीके के सेलिब्रिटीज आज बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। जुबीन ने अपने लोगों के लिए किसी भी सरकार का विरोध करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। जब मोदी सरकार CAA कानून लेकर आई तो आसाम के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जुबीन एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे बल्कि इसका एक बड़ा फेस बन गए। इन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये मर जाएंगे लेकिन आसाम में CAA को लागू होने नहीं देंगे और जब तक वो जिंदा है यार CAA दर्द आसाम होता में है लागू भाई, नहीं होगा। जब दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे तो जुबीन ने इनमें एक्टिवली पार्ट लिया था। उन्होंने एक गाना गाया, पॉलिटिक्स नो कोरिबा बंधु, डोंट प्ले पॉलिटिक्स माय फ्रेंड। पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, जातिर मातिर गान गुनगुनाओ, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु। यह आसाम में एंटी CAA प्रोटेस्ट का एंथम सॉन्ग बन गया। इसके अलावा इन्होंने CAA के खिलाफ रैलीज भी निकाली, लोगों में डिवीजन को रोकने के लिए और प्रोटेस्टर्स की आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए एक वेबसाइट की भी शुरुआत करी, assamaagainstCAA.in। प्रोटेस्ट करते वक्त इन्होंने साफ कहा प्रोटेस्टर्स से कोई हिंसा नहीं करनी है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वायलेंस पर सरकार से भिड़ भी गए और कहा कि सरकार को आसाम के लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए लेकिन वो बच्चों को मार रही है। साल 2024 तक भी आपको दिखेगा कि जुबीन CAA का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ नहीं। आपको किसान आंदोलन में याद होगा कैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाया था किसानों के अगेंस्ट। इन सेलिब्रिटीज ने कभी लोगों के इश्यूज पर, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट नहीं किया लेकिन सरकार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहे। हाल ही में तो हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स लाइन में लग जाते हैं एक टूल किट की तरह उन्हें बर्थडे विश करने। चमचे श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर बहुत अजय देवगन मेरे भाई, क्या कर रहे हो भाई? अजय देवगन ने ऐसी ऐसी मूवीज निकाली हैं जैसे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिनकी वजह से एक एक रिस्पेक्ट बन गया। और अब ये सब हरकतें करने की वजह से, ये सब चमचागिरी करने की वजह से कौन कौन वो रिस्पेक्ट एकदम से टूट जाता है भाई। शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। मैं आपको ये तो बंदा गया, अनुपम खेर तो कब का चले गया था, हाथ से छूट गया। ये तो बस एलिट्स के लिए बात करता है। देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Wishing you a very happy birthday. आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, E20 पेट्रोल पर बोलने के लिए बोल दो, लद्दाख प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, इनका मुंह बिल्कुल चुप रहता है। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। और यही कारण है दोस्तों कि आज जुबीन के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि एक्चुअली में लोग उन्हें सही मायनों में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये झुकने वाले सेलिब्रिटीज जो पैसे और पावर के लालच में कभी गुटखा प्रमोट करते हैं तो कभी सरकारी ट्रोल बन जाते हैं। इन्हें कुछ सालों बाद कौन ही याद रखेगा? क्या लोगों के दिलों में सही मायनों में रिस्पेक्ट रहेगी इनको लेकर? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से देश भर के सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म एक्टर्स, इन सब की आंखें खुलेंगी। इस वीडियो को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें ट्विटर पर टैग करके या उनके इंस्टाग्राम में DM करके। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जुबीन इकलौते थे। जुबीन जैसे कुछ और भी सेलिब्रिटीज हैं जिनमें हिम्मत है लोगों के लिए आवाज उठाने की।
कम है लेकिन कुछ जरूर है, जैसे कि दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन के समय अपने लोगों के हमेशा साथ प्रकाश खड़े रहे। राज। सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार डिफेंड किया। सिंगू बॉर्डर पर जाकर यह आंदोलन में भी शामिल हुए। इसी तरीके से नसरुद्दीन शाह और प्रकाश राज जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस और हेट को लगातार क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से एक्टर सोनू सूद भी, जिन्होंने लॉकडाउन के समय हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को खाना दिया, सही सलामत उनके घर पहुंचाया और अब किसी न किसी तरह से लोगों की मदद करते रहते हैं। और इन्हीं की तरह थे जुबीन। जहां पॉलिटिक्स ने लोगों को डिवाइड किया है, वहीं जुबीन ने आसाम को यूनाइट किया है। पिछले कुछ सालों में आसाम की राजनीति लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी, चारों तरफ नफरत थी, लेकिन फिर भी जुबीन की मौत ने पूरे आसाम को एक कर दिया। हर जाति, धर्म, क्लास के लोग उन्हें विदाई देने के लिए साथ आए, क्योंकि जुबीन सबके थे, एक सच्चे जन कलाकार। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो ये थी एक समराइज्ड कहानी जुबीन गर्ग की, जुबीन डा की। जुबीन डा को इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, ये ध्रुव ने एक समराइज्ड वर्जन बताया। मुझे नहीं लगता कि ये छोटा सा वीडियो उनकी पूरी जो उनकी लेगेसी थी, जो लार्जर देन लाइफ उनका जो ऑरा था, वो तो इसमें एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन एक समराइज तरीके में ध्रुव ने हमें बताया और ठीक ठाक लगा मुझे तो। लेकिन आई विश उनके जो एक्चुअल मूवमेंट्स थे, जो मूवमेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो मूवमेंट्स के बारे में अगर ज़्यादा बात करते तो और ठीक रहता। तो अभी हम मूव ऑन करते हैं। तो द SIT हैज़ अरेस्टेड 7 इंडिविजुअल्स। SIT ने 7 लोगों को इनकी हत्या के केस में अरेस्ट किया है। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, स्पेशली जब आप यहाँ पे देखोगे तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों को अरेस्ट किया है उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सस्पिशियस थे। क्यों सस्पिशियस थे? उनके अकाउंट्स में 1.1 करोड़ का मूवमेंट हुआ है। तो ये बड़ी सस्पिशियस बात है, क्योंकि बिल्कुल उनकी मौत से पहले हुआ ये देखिए, जुबीन गर्ग डेथ केस, SIT फाइंड्स 1 करोड़ ट्रांजैक्शन इन सिंगर्स सिक्योरिटी गार्ड अकाउंट्स। और ये जो भी सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है तो मुझे बहुत सस्पिशियस दिखता है, क्योंकि अभी आप देखिए काफ़ी ऐसे जो हाई प्रोफाइल मर्डर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी टीम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था, उनकी सिक्योरिटी टीम कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, उन्होंने उनको असैसिनेट किया था। या फिर आप सिद्धू मूसेवाला को देख लो, उनके जो सिक्योरिटी टीम थी वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी कम की गई थी उनकी। ये देखते हैं भाई ने क्या क्या डाला है। असम एक ऐसी जगह है जहाँ पे 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस और इन्हें बोलने वाले ढेर सारे कम्युनिटीज और ग्रुप्स हैं, पर सिर्फ कुछ ही आवाजें इतनी ज्यादा पावरफुल हैं जो इन सभी कम्युनिटीज और एथनिक ग्रुप्स को साथ में जोड़ के रख सके। एंड उन्हीं कुछ चंद लोगों में से एक नाम था जुबीन गर्ग का, जिन्होंने अपने गांव से, अपनी बातों से असम जैसे डाइवर्स स्टेट को एक करके दिखाया था। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि वो एक मूवमेंट थे, लोगों के दिल की आवाज थे। उन्होंने सिर्फ या अली और दिल तू ही बता जैसे लेजेंडरी गाने ही नहीं बनाए, बल्कि कोविड और आसाम फ्लड्स जैसे बुरे समय में अपने लोगों की मदद भी की थी। बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने रूट्स, अपने कल्चर को अपने आप से दूर नहीं होने दिया। उनका आउटस्पोकन नेचर और गलत चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाना, ये उनके कुछ हजारों रीजंस में से एक थे जो उन्हें इतना ज्यादा लाइकेबल बनाते थे और जो उनको लोगों से और भी ज्यादा भावुक करवाते थे। इसलिए जब अचानक 19 सितंबर को सिंगापुर से उनकी डेथ की न्यूज आई, तब लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन ये दुख, ये डिसबिलीव बहुत ही ज़्यादा जल्दी आउटरेज में तब्दील हो गया था जब जुबिन गर्ग के पीछे, मौत के पीछे का रीज़न लोगों के सामने आया। क्योंकि लोगों का मानना है कि जुबिन गर्ग की जो मैनेजमेंट टीम है उनकी नेग्लिजेंस ही उनकी मौत का कारण है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था 19 सितंबर के दिन जो 52 ईयर ओल्ड जुबिन गर्ग की जान चली गई? एंड आखिर क्यों जुबिन गर्ग की वाइफ ने उनके सबसे करीबी दोस्त, उनके मैनेजर के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर करा है? एंड आखिर क्यों
गवर्नमेंट जुबिन गर्ग के लिए हो रहे पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? इज इट रियली अ सिंपल डेथ या फिर क्या इसके पीछे और भी ज्यादा राज छुपे हुए हैं? जुबिंदा असामीज फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न हिप हॉप / R&B के साथ ब्लेंड करके गाते थे, जिससे सिर्फ असम की ओल्ड जनरेशन ही नहीं बल्कि यंग जनरेशन भी रिलेट कर पाती थी। पर उनके गाने वर नॉट जस्ट अबाउट द मेलोडीज, उन गानों के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज छुपा होता था हमेशा। यू कैन से दिस थिंग कि उनके गानों में काफी ज्यादा डेप्थ होता था विद द मेलोडी। उनके सॉन्ग्स में हमेशा एक रेबेलियस अंडरटोन हुआ करता था, जो कि हमारी खुद की सोसाइटी के रॉन्ग डूइंग्स, ये जो रेबल बोलते हैं, जो जुबिन दा भी जो खुद को रेबल बताते थे, रेबल किसके खिलाफ? रेबल अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रेबल अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कल्चर में जो भी खामियां थी उनके अगेंस्ट रेबल थे जुबिन दा। इसीलिए पूरा आसाम उनके जनाजे पे सारा आसाम निकला था, क्योंकि लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। क्यों इज़्ज़त करते थे? वो एक रेबल थे, वो एक बागी थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे। इसके अगेंस्ट एक फॉर्म का प्रोटेस्ट कह लो या फिर सोशल कमेंटरी की तरह यूज करते थे वो। जुबिन गर्ग बॉलीवुड में जाने के बाद भी अपने रूट्स कभी नहीं भूले। उन्होंने वहां पहली बार हिंदी में एल्बम्स रिलीज करे, जो कि अगेन काफी सक्सेसफुल हुए थे। और ईयर 2002 में उन्होंने गरिमा साइकिया जी से शादी कर ली थी। जहां जुबिंदा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं गरिमा एक नॉन ब्राह्मण फैमिली से आती थी। पर जुबिंदा को कास्ट या रिलीजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद को एक इररिलीजियस पर्सन मानते थे। इस चीज के कारण जुबिंदा डिप्रेशन तक में चले गए थे, क्योंकि जनवरी वो एक फेमस सेइंग है जुबिंदा की, जहाँ वो कहते हैं आई डोंट हैव अ रिलीजन, आई डोंट हैव अ कास्ट। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ बोलते थे कि मैं नास्तिक हूँ, मेरा ना तो कोई धर्म है या ना तो कोई मेरी जात है। ही वॉज रियली इंटेलिजेंट, सोशली बहुत इंटेलिजेंट थे ये। अभी रिसेंटली वो मोस्टली कल्चरल शोज, कॉन्सर्ट्स एंड फेस्टिवल में फोकस कर रहे थे। वो सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे, जहां वो हमारे देश के डिफरेंट कल्चर्स को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये फेस्टिवल 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक चलने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्सर्ट के पहले दिन ही उनकी टीम को ये कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जुबिंदा जो वहां परफॉर्म करने वाले थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये इवेंट असम के एक जाने माने इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महंता ने ऑर्गेनाइज कराया था। जुबिंदा अपने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड और ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी और कुछ और टीम मेंबर्स के साथ इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए 19 सितंबर से पहले ही सिंगापुर चले गए थे। नौ फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज प्लान करके रखी थी, ताकि वहां के आए हुए गेस्ट गए एंड वहां के मौजूद आर्टिस्ट के मोरल बने रहे एंड यू नो वो लोग वहां फन कर सकें, सिंगापुर को देख सकें। एंड 19 सितंबर को जुबिंदा अपनी टीम के साथ एक याट ट्रिप पे गए थे, प्रॉब्ली एंजॉय करने के लिए और अपनी ट्रैवलिंग की थकान को दूर करने के लिए भी। जुबिंदा और उनके ग्रुप के साथ याट में माहौल काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन एट द सेम टाइम सारे लोग काफी रिलैक्स भी फील कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो यहाँ रिलैक्स और चिल करने ही आए थे। एक सूटेबल और सेफ स्पॉट पे पहुंचने के बाद सबने अपने लाइफ जैकेट्स पहने और एक एक करके पानी में स्विमिंग के लिए वो लोग कूद गए। लेकिन यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स में डिस्क्रिपेंसी है। रिपोर्ट्स में कहते हैं कि उन्होंने पहले स्विम के लिए लाइफ जैकेट पहना था, पर बाद में एक सब्सिक्वेंट सोलो स्विम के दौरान उन्होंने वो निकाल दिया था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने लाइफ जैकेट ओवरसाइज होने की वजह से कंप्लेंट करी थी क्रू से, एंड इसी वजह से क्रू की एडवाइस देने के बावजूद भी उन्होंने ये लाइफ जैकेट हटा दिया था। लेकिन अचानक से ये जो रिलैक्स्ड माहौल था ये बहुत ही ज्यादा पैनिक में बदल गया था, क्योंकि जुबिंदा के फ्रेंड शेखर गोस्वामी ने उन्हें पानी में पड़ा हुआ देखा था एंड वो बिना कोई मूवमेंट करे बस पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। उनका मुंह पानी के अंदर था और उनकी बॉडी में एक भी मूवमेंट नहीं था। जब शेखर ने जुबिंदा को पलटा तो उन्होंने नोटिस करा कि उनके मुंह से व्हाइट कलर का लिक्विड आ रहा था और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उन्होंने बार बार जुबिंदा के सर को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन इट जस्ट साइड। उन्होंने तुरंत हेल्प बुलाई और जुबिंदा को हॉस्पिटल ले गए वो लोग, लेकिन काफी देर हो चुकी थी उस पॉइंट पर और जुबिंदा की पानी में डूबने की वजह से हो चुकी थी। ये खबर आग की तरह फैल गई और सिंगापुर में हो रहा फेस्टिवल कैंसिल हो गया और जुबिंदा के फैंस स्पेशली असम के लोग ये खबर सुनकर काफी ज्यादा डिसबिलीफ में थे। और होते भी क्यों ना, हमारे देश के आइकॉन बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी प्रॉपर रीजन के अचानक से हम सभी को दुनिया से छोड़ के चले गए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में जुबिंदा को एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट का शिकार बताया गया था, लेकिन बाद में उनकी वाइफ गरिमा साइका गर्ग ने खुद क्लैरिफाई किया कि ये सब स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं बल्कि याट के स्विमिंग के दौरान हुआ था। लेकिन जैसे ही लोग इस न्यूज के साथ टर्म्स पा रहे थे, एसमीज लोग स्पेशली इस चीज को क्वेश्चन करने लगे थे। लोगों का पहला और सबसे ऑब्वियस टारगेट वो लोग बने जो जुबिंदा के सबसे करीब थे, शेखर गोस्वामी और जुबिंदा के मैनेजर सिद्धार्थ को लोगों से बहुत ज्यादा बैकलैश सहना पड़ा और उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे कि जुबिंदा की डेथ का रीजन वो लोग खुद थे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू महंता को भी काफी हेट मिलना शुरू हो गया था। इट वॉज ड्यूरिंग हिज इवेंट कि जुबिंदा की वहां पे हुई थी। जल्द ही सिंगापुर से जुबिंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें डेथ का रीजन ड्राउनिंग ही बताया गया था, पर लोगों ने इस रीजन को सीधा रिजेक्ट कर दिया था। उनके इस डिससेटिस्फैक्शन के कारण जुबिंदा की बॉडी को वापस असम
लाया गया एंड तब उनका दोबारा से आसाम में पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पर लोग इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि जुबिंदा की डूबने की वजह से हुई है, इसीलिए उनकी को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स और कंस्पिरेसीज आना शुरू हो गए थे। कई लोगों ने उनके मैनेजर, फ्रेंड और इवेंट ऑर्गेनाइजर पे एफआईआर फाइल करवा दिए क्योंकि लोग उनसे नेग्लिजेंस और फाउल प्ले सस्पेक्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जुबिंदा के फैमिली के सपोर्ट में आए और 10 मेंबर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई उन्होंने, जो जुबिंदा के डेथ को अभी भी थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जहाँ पे पूरे स्टेट में, पूरी जगहों में हल्ला हो रहा था, वहीं पर जुबिंदा की पूरी फैमिली इस समय पे चुप थी क्योंकि वो लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे इस समय पर। और जहाँ तक बात रही उनके मैनेजर, फ्रेंड और इवेंट ऑर्गेनाइजर की, उनसे लोग इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि उन्हें जुबिंदा के लास्ट राइड्स भी अटेंड नहीं करने दिए गए थे। एंड जुबिंदा की वाइफ ने, गरिमा जी ने, इस चीज के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वो पेशेंस रखें और सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। उन्होंने पहले लोगों से जुबिंदा के मैनेजर सिद्धार्थ को भी डिफेंड करते हुए कहा कि जुबिंदा उन्हें बहुत समय से जानते थे और वो फैमिली की तरह ही थे उनके लिए। जैसे ही ये वीडियो जुबिंदा के इंस्टाग्राम पर गया, लोगों ने गरिमा जी तक के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी और हेट झेलना पड़ा था। Now, while I agree with गरिमा जी कि ये हेट बिल्कुल भी सही नहीं था, there is genuine reason for people to believe this thing कि उनकी जुबिंदा की उनके आसपास के लोगों की वजह से ही हुई थी, because it is well known by people कि जुबिंदा को सीजर्स आया करते थे। In fact 2020 में भी उन्हें काफी मेजर अटैक आया था जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तो इट इज पॉसिबल कि मे बी जब वो पानी में उतरे हो स्विम करने के लिए, तब उन्हें पानी के प्रेशर की वजह से सीजर आया हो, जिसके कारण उन्होंने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया और वो डूब गए। एंड इफ दिस इज ट्रू, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जुबिंदा के फ्रेंड, उनके मैनेजर और उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर इस चीज का ध्यान रखते हैं तो शायद उनकी डेथ नहीं होती। मीनवाइल ये मैटर और भी ज्यादा सीरियस हो गया था जब जुबिंदा के एक फैन ने खुद उनकी डेथ के कारण ब्रह्मपुत्र रिवर में कूद के अपनी जान ले ली थी। इस चीज का एक वीडियो भी है जिसमें वो ये बोलते हुए कूद रहा है कि जय जुबिंदा। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे और उनका ये क्या है, बंदा पानी में कूद गया, जय जुबिंदा बोल के, ऐसा तो मत करो भाई। ले ली थी। इस चीज का एक वीडियो भी है जिसमें ये बोलते हुए कूद रहा है कि जय जुबिंदा। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे और उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि दे रिजॉर्टेड टू वायलेंस। जब पुलिस जुबिंदा के मैनेजर के घर को रेड कर रहे थे, तब लोगों ने उसके घर और इवन पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी थी, जिसके कारण पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। और ये सब कुछ देखकर गवर्नमेंट ये समझ गई थी कि लोगों के बीच में जुबिंदा का जो स्टेचर है वो भगवान से कम नहीं है। इसीलिए बढ़ते हुए वायलेंस को देखते हुए असम के सीएम हेमंता जी ने सामने आके लोगों से अपील की कि ये जुबिंदा का असम है और हमें इसे नेपाल बनने नहीं देना चाहिए। उन्होंने सबको अश्योर करा कि जुबिंदा को इंसाफ मिलेगा, बट नॉट थ्रू वायलेंस। एवर सिंस इंसिडेंट्स लाइक दीज, पुलिस ने और भी एग्रेसिवली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जुबिंदा के फ्रेंड शेखर गोस्वामी को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया था, सिंस ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जुबिंदा को उस हालत में देखा था। उन्होंने जुबिंदा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पे जो रेड किए थे उसमें उनका कोई भी अता पता नहीं था। इनफैक्ट जुबिंदा की डेथ के बाद से ही उन्हें नहीं देखा गया था, विच इज वेरी सस्पिशियस। और श्याम कन्नू महंता के घर से रेड में रिवाइंड करते हैं, जो जिस बंदे ने जुबिंदा की बॉडी डिस्कवर की थी, जो पहला बंदा था उनकी बॉडी के करीब आने, वो उनकी मौत के बाद से गायब है। उन्हें नहीं देखा गया था, विच इज वेरी सस्पिशियस। पता नहीं था। इनफैक्ट जुबिंदा की डेथ के बाद से ही उन्हें नहीं देखा गया था, विच इज वेरी सस्पिशियस। वेरी सस्पिशियस, ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा। और श्याम कन्नू महंता के घर से रेड में ऐसी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं जिससे पुलिस ने उनके ऊपर एक नया ही केस शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दीज सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिकली महंता पर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनाम प्रॉपर्टी एलिगेशन का फ्रेश प्रोब चल रहा है इस समय पर। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें कभी भी इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू के इवेंट अच्छे लगे ही नहीं थे क्योंकि वो असमीज कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। यहाँ तक कि सीएम ने श्याम कन्नू को फ्यूचर में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया है। इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट 28 सितंबर को आया जब जुबिंदा की वाइफ और उनकी फैमिली ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ, जिन्हें उन्होंने पहले डिफेंड करा था और कहा था कि वो एक फैमिली जैसे हैं, और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू महंता और बाकी जितने भी लोग जुबिंदा के साथ मौजूद थे वहां, उन सब के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई, अलेजिंग कि जुबिंदा की डेथ एक कॉन्स्पिरेसी थी इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। और कंप्लेंट फाइल करने वाली फैमिली मेंबर्स में उनकी वाइफ गरिमा साइका गर्ग, उनकी सिस्टर पालने बोरठाकुर और उनके अंकल मनोज कुमार बोरठाकुर शामिल थे। दे बिलीव दिस थिंग कि उन्हें जुबिंदा को इवेंट के बहाने अब्रॉड ले जाया गया और फिर कंस्पायर करी उनकी ये डेथ। सो बेसिकली जुबिंदा की फैमिली अब लोगों की कंस्पिरेसी पे एक तरीके से बिलीव करने लगे हैं, व्हिच इज अगेन अ लिटिल वियर्ड क्योंकि पहले गरिमा जी ही इन लोगों को डिफेंड कर रही थी। आसाम अब तो शायद क्योंकि वो बंदा फैमिली के इतना क्लोज था इतने दिन से, तो शायद उन पे सीधा सस्पेशन नहीं गया था। लेकिन उनकी मौत के बाद जो बंदा गायब था वो देखकर और मे भी कुछ उन्हें पता चला होगा, इसकी वजह से सस्पेशन बढ़ा होगा और उन्होंने फाइल किया। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है या कोई सही है, लेकिन देखते हैं क्या होता पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंत तक।
सिद्धार्थ और श्याम कन्नू दोनों के अगेंस्ट एक लुकआउट नोटिस जारी करा है ताकि वो लोग कंट्री छोड़ के बाहर ना जा सकें। एज ऑफ 5 अक्टूबर न्यू रिपोर्ट इस केस में सामने आई है। जुबिंदा का बैंडमेट शेखर गोस्वामी ने ऐसी चीज रिवील करी है पुलिस के सामने जिससे लोग का शक सही होता नजर आ रहा है। उसने एलेज किया है कि जुबिन गर्ग की डेथ सीजर या ड्राउनिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग के कारण हुई है। एंड इस पॉइजनिंग को कंस्पायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके ही मैनेजर सिद्धार्थ और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू है। जो विटनेस थे उनका भी कहना है कि जुबिन एक काफी अच्छे स्विमर थे, सो चांसेस ऑफ हिम ड्राउनिंग आर नियर जीरो। शेखर ने यह भी बताया है कि श्याम कन्नू और सिद्धार्थ ने जानबूझकर एक फॉरेन वेन्यू चुना था अपने प्लान को छुपा सके। सिद्धार्थ पूरे ट्रिप में जुबिन के साथ ही था एंड अकॉर्डिंग टू शेखर काफी सस्पिशियसली बिहेव कर रहा था। जब जुबिन डूब रहे थे और उन्हें सांस नहीं आ रही थी तब सिद्धार्थ को जाबो दे चिल्लाते हुए सुना गया था, विच मीन्स लेट हिम गो। जब उनके मुंह से व्हाइट फ्रॉथ आ रहा था तब भी सिद्धार्थ ने उसे ये कहकर डिसमिस कर दिया था कि ये तो बस एसिड रिफ्लक्स है, कैसा? जिसके कारण उन्हें मेडिकल अटेंशन मिलने में देर हो गई थी। यहाँ तक कि श्याम कन्नू ने भी याच में मौजूद सभी लोगों को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया था कि वहाँ के वीडियोस बाहर नहीं जाने चाहिए, जो कि फर्दर क्वेश्चन रेज करते हैं कि वो क्या छुपाना चाह रहे थे। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो शेखर गोस्वामी ने पुलिस को बताई है और इन डिटेल्स के बेसिस पर अभी श्याम कन्नू, सिद्धार्थ और जुबिन के बैंड मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद सूनर और लेटर सारे अक्यूज को लीगल रिप्रेजेंटेशन हायर करने ही होंगे, लेकिन ऑल असम लॉयर एसोसिएट ने किसी भी अक्यूज को केस लेने के लिए साफ मना कर दिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑन अक्टूबर 10 जुबिंदा के ऑर्गन्स की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आज हाय, क्या लेजेंडरी बंदा था भाई। कोई कोई लॉयर उनके ओपोजिशन पार्ट जो ओपोजिशन है, जो अक्यूज्ड है, कोई भी उसका केस नहीं ले रहा। बंदे का स्टैचर तो देखो। जाएगी और फिर पता चलेगा कि ये एलिगेशंस कितने सच हैं। जिस पेज पर ये केस चल रहा है, आई होप कि जल्द ही सब कुछ हमारे सामने आ जाए। मोरोवर, अभी असम पुलिस की स्पेशल टीम इस केस को अपने नंबर 1 प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं और सीएम हेमंत शर्मा ने अश्योर किया है कि अगर स्पेशल टीम फेल होती है तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। एंड विद दैट ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। जो अक्यूज्ड है, जुबिंदा का मैनेजर है, जिन्हें शेखर ने अक्यूज किया है, वो उनका डिफेंस ये है कि वो एक एसिड रिफ्लक्स था, इसीलिए मुंह से फोम आया था। लेकिन आई डोंट नो अबाउट एसिड रिफ्लक्स, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो क्लासिक पैटर्न है, जो कॉमन पैटर्न है पॉइजनिंग का, उसमें से माउथ फोम होता है। तो ये मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ दिखी थी। और यही है अपना नया पुलिस एविडेंस जो हमारे एसआर पे भाई यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप द अक्यूज्ड गेट कॉट। बस मेरी तरफ से इतना ही। आई होप यू गाइस स्टे सेफ, और कोई अपडेट है तो देखते हैं। ओके, बाय बाय।